जब नरेंद्र मोदी नॉर्थन स्टेट में अपना रोड शो करते हैं और जब नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपना रोड शो करते हैं और अमित शाह के इस स्टेटमेंट की वजह से तमिलनाडु में बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई। और इस मूवमेंट के बाद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और कांग्रेस का भी इन्फ्लुएंस तमिलनाडु में खत्म हो जाता है। क्यों बीजेपी अपने पूरे तमिलनाडु के पॉलिटिकल करियर में कभी 4 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या बीजेपी जैसी पार्टी तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर कभी रूलिंग पार्टी बन भी पाएगी या फिर नहीं। जब भी नरेंद्र मोदी नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में रोड शो करते हैं तो सड़कों पर भीड़ दिखती है। लोग बीजेपी के झंडे लेकर खड़े होते हैं और रोड शो जहां से भी गुजरता है वहां लोग चीयर करते हुए नजर आते हैं और कई बार तो लोग मोदी की एक झलक के लिए बिल्डिंग की छतों तक चढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर पूरे एक फेस्टिवल जैसा लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी यही सेम रोड शो साउथ इंडिया के किसी स्टेट स्पेशली तमिलनाडु में करेंगे तो वहाँ की पिक्चर नॉर्थ इंडिया से काफी अलग देखने को मिलेगी। देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु विजिट करते हैं तो कई जगह पर लोग ब्लैक फ्लैग्स लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं और एक स्लोगन बार बार सुनाई देता है, गो बैक मोदी, जस्ट गो बैक। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरे देश का प्रधानमंत्री एक ही है, पूरा देश भी एक ही है, तो फिर क्यों बीजेपी को नॉर्थ साइड से इतना सपोर्ट मिलता है और साउथ साइड से इतनी नफरत। अगर इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है, जहां नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के कई स्टेट्स में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रहा है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी शुरू से ही वीक रही है। देखिए, बीजेपी की हालत तमिलनाडु में कितनी ज्यादा खराब है, ये सब जानने के लिए आपको तमिलनाडु के पास्ट कुछ ईयर्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा। देखिए, तमिलनाडु में टोटल 234 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। उनमें से बीजेपी को ईयर 1980 से लेकर 1991 तक 0 सीट्स मिली है। आपको बता दूं, 1980 से 1991 के बीच में 4 बार इलेक्शंस हुए थे। फिर ये 1996 में बीजेपी को 1 सीट और 2001 में बीजेपी को करीब 4 सीट देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर ये 2006 से लेकर 2016 के बीच में 3 बार इलेक्शन होते हैं और तीनों ही बार बीजेपी को 0 सीट्स मिलती हैं। फिर आखिरी में साल 2021 में बीजेपी को 4 सीट मिलती हैं। देखा आपने आखिर किस तरह बीजेपी ने अपने तमिलनाडु के पॉलिटिकल करियर में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 सीटें ही जीती हैं। तो अब मेन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में ये समझेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी तमिलनाडु में इतनी ज्यादा वीक है और क्यों वहाँ के लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलता रहे। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। देखिए, ब्रिटिश रूल के टाइम पर साउथ इंडिया में एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था और इस रीजन के अंदर आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स आते थे। और इसी मद्रास प्रेसिडेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का चांस दिया। यहाँ पे बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एक पैटर्न सामने आया कि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को ही मिल रही है। 1912 के डेटा के अकॉर्डिंग डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट का 55%, सब जज पोस्ट का 82.3% और डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल पोस्ट का 72.6% ब्राह्मण्स के पास था। और एजुकेशन में भी सेम सिचुएशन थी। देखिए, 1901 से 1911 के बीच में मद्रास यूनिवर्सिटी से करीब 4074 ब्राह्मण्स ग्रेजुएट निकले और जबकि 1035 नॉन ब्राह्मण्स थे। इसी वजह से यहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स के बीच में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा। और इसी बैकग्राउंड में ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, वो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं। वो इससे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 1925 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस मूवमेंट का गोल था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना और नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज में डिग्निटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और इसी टाइम पीरियड के अंदर तमिलनाडु में लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी एक स्ट्रॉन्ग मोड में चली गई थी, क्योंकि 1937 में तमिलनाडु के सीएम सी राजागोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, और आपको बता दूं ये कांग्रेस पार्टी से थे, और इन्होंने आते ही तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया था।
और जैसे ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि अब से हिंदी पढ़ना कंपलसरी है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के लोगों ने एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु के लोग सिर्फ तमिल लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देते हैं। फिर 1953 में एक फेमस प्रोटेस्ट हुआ जिसे कलाकुडी प्रोटेस्ट भी कहा जाता है। ये प्रोटेस्ट डीएमके यानी कि द्रविड़ा मुनेत्रा काज़ागम ने ऑर्गेनाइज किया था, जब एक टाउन का नाम कलाकुडी से बदलकर डालमियापुरम रख दिया गया था। और प्रोटेस्ट के दौरान एक एक्टिविस्ट एम करुणानिधि रेलवे ट्रैक्स पर बैठ गए और ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई और बाद में करुणानिधि अरेस्ट होते हैं और आगे चलकर वही तमिलनाडु के 5 बार चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। और इस मूवमेंट के बाद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज हो गई। यहाँ पर कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कम हो गया और रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो देखिए, अब हिस्ट्री को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि तमिलनाडु के लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो तमिलनाडु की आइडेंटिटी और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो क्या बीजेपी तमिलनाडु की लैंग्वेज और वहाँ की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं करती? क्या ये वही रीजन है जिसकी वजह से तमिलनाडु के लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते? चलिए जानते हैं। देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है और वो है उनकी लैंग्वेज आइडेंटिटी। तमिलनाडु में उनकी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि वो उनके लिए उनकी आइडेंटिटी और प्राइड का सिंबल है। और वहाँ के लोग अक्सर एक लाइन कहते हैं, वी डोंट जस्ट स्पीक तमिल, वी ब्रीथ तमिल। मतलब तमिलनाडु के लोगों ने उनकी लैंग्वेज को अपना कल्चर और अपनी आइडेंटिटी का कोर पार्ट बना लिया है और इसलिए लैंग्वेज का टॉपिक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कई लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा फोकस हिंदी प्रमोशन को लेकर है, इसलिए बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े कई बड़े बड़े लीडर्स ने हिंदी को नेशनल लेवल पर प्रमोट करने की बात कही है। सितंबर 2022 में न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के एक मीटिंग के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हिंदी को इंग्लिश के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि रीजनल लैंग्वेज के रिप्लेसमेंट के रूप में। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी लैंग्वेज हमारे पूरे भारत देश की यूनिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकती है। और ऐसे स्टेटमेंट तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के लिए एक पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट कर देते हैं और इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर लैंग्वेज पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही सब कुछ उसे नॉर्दर्न स्टेट से इतना ज्यादा अलग बना देती है। देखिए, तमिलनाडु और बीजेपी के बीच में ये जो इतना बड़ा गैप आया है, ये किसी पुरानी हिस्ट्री या फिर लैंग्वेज की वजह से नहीं आया है, बल्कि टाइम के साथ कुछ ऐसे मॉडर्न पॉलिटिकल इश्यूज आए हैं जिन्होंने इन परसेप्शंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। जब साल 2018 में साइक्लोन गाजा तमिलनाडु के कोस्टल एरिया से टकराया था, तो उससे सटे कई सारे डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा अफेक्ट हुए थे और इस साइक्लोन की वजह से कई सारे स्टेट्स के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और कई हजारों लोग बेघर हो गए थे। लेकिन उस टाइम के कुछ लोकल्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहकर क्रिटिसाइज किया था कि वो अफेक्टेड एरियाज के अंदर विजिट करने में काफी ज्यादा लेट हो गए और उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया। और इस वजह से साल 2017 में तमिलनाडु के कई सारे फार्मर्स दिल्ली जाते हैं और वहां जाकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उनका कहना है कि पीएम मोदी उनसे पर्सनली नहीं मिले और उनकी बातों को नहीं सुना गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या बीजेपी जैसी पार्टी तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर कभी रूलिंग पार्टी बन भी पाएगी या फिर नहीं? मुझे नीचे कॉमेंट से बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।